वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप लोग सारे। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी क्लासेस ठीक जा रही हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक जा रही हैं। क्लासेस के कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है? नो सर। केमिस्ट्री या जीआर? जी नहीं सर, सर, कोई कोई इशू नहीं। नहीं। सारे टाइम टेबल के मुताबिक हो रही है ना क्लासेस? जी सर। जो टाइम टेबल है उसी के मुताबिक हो रही है ना क्लासेस? आगे पीछे तो नहीं हो रही? नो सर, उसी के मुताबिक है। गूगल मीट पे हो रही हैं सारी? जी। तो व्हाट्सएप वगैरह पर तो नहीं हो रही? नो सर। हम्म। शुरू करें अब हम। जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके हवाले से कोई कंफ्यूजन है तो करें डिस्कस। चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से। आर्टिकल 51 से स्टार्ट करना है। आर्टिकल 51। चलो जीआर पढ़ो। आर्टिकल 51। Non-infringement of rights. Citizens of the People's Republic of China, in exercising their freedom and rights, may not infringe upon the interests of the state, of society, or of the collective, or upon the lawful freedoms and rights of other citizens. मतलब क्या हुआ इसका कि पब्लिक इंटरेस्ट जो है दैट शुड नेवर बी कंप्रोमाइज्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। अगर किसी शख्स के राइट्स जो हैं, इंटरेस्ट जो हैं, उस स्टेट के, सोसाइटी के या कलेक्टिव इंटरेस्ट के मुनाखिलाफ हैं, तो फिर मुफाद आमा, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है दैट शुड बी प्रोटेक्टेड रादर देन द पर्सनल इंटरेस्ट। जी 52। Article 52, Duty to safeguard unity. It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the unification of the country and the unity of all its nationalities. ठीक है, जितनी भी सिटीजन्स हैं दे शुड प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। ये यूनिटी को प्रोटेक्टेड रखेंगे, बगावत नहीं होगी, म्यूटेनी नहीं होगी, और नेशनैलिटीज जितनी भी उसके अंदर रह रही हैं, चाहे वो माइनर हैं, मिनॉरिटी में हैं, सबको इक्वल राइट दिए जाएंगे अकॉर्डिंग राइट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। मतलब स्टेट की जो यूनिटी है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। 53। ड्यूटी टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी। आइन की, जी, आइन की बालादस्ती होगी। Duty to uphold Constitution. Citizens of the People's Republic of China must abide by the Constitution and the law, keep state secrets, protect public property, and observe labor discipline and public order and respect social ethics. कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी। ऑनर ऑफ द मदरलैंड। Duty to honor the motherland. It is the duty of citizens of the People's Republic of China to safeguard the security, honor, and interests of the motherland. They must not commit acts detrimental to the security, honor, and interests of the motherland. Article 55, Duty to defend the motherland. It is the sacred duty of every citizen of the People's Republic of China to defend the motherland and resist aggression
It is the honorable duty of citizens of the People's Republic of China to perform military service and join the militia in accordance with the law. So next. मदरलैंड का हो गया जी सर. कि मदरलैंड को ऑनर भी है और मदरलैंड को डिफेंड भी करना है. ड्यूटी टू पे टैक्सेस, हर एक ने ड्यूटी जो है ड्यूटी टू पे टैक्सेस. नेशनल पीपल्स कांग्रेस. So करूँ स्टार्ट यहाँ से. एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा. फंडामेंटल राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशन में व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. और अब हम पढ़ने लगे हैं बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के हमने 3 पार्ट पढ़ने हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव पार्ट. तो अब हम लेजिस्लेटिव पार्ट पढ़ने लगे हैं. जो नेशनल पीपल कांग्रेस है, ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट है, ये लेजिस्लेटिव पार्ट है. तो सबसे पहले लेजिस्लेटिव पार्ट जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द स्टेट पावर, और ये एक परमानेंट बॉडी है जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल पीपल्स कांग्रेस. समझ आ गई? अब हम लेजिस्लेटिव पार्ट पढ़ने लगे, ठीक है. फिर हम एग्जीक्यूटिव का पार्ट पढ़ेंगे, एग्जीक्यूटिव पार्ट पढ़ेंगे और फिर जुडिशल. तो अब हम लेजिस्लेटिव पार्ट जो है वो इसको पढ़ने लगे. जो लेजिस्लेटिव बॉडी है चाइना के अंदर, उसको नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं. जी बेटा पढ़ें. Article 57 states the National People's Congress of the People's Republic of China is the highest organ of state power. Its permanent body is the Standing Committee of the National People's Congress. Article 58 Legislative Power. The National People's Congress and its Standing Committee exercise the legislative power of the state. ठीक है. लेजिस्लेटिव पावर तमाम कानूनी इख्तियारात जो हैं वो इसके पास हैं. कानून साजी के इख्तियारात. इसकी कंपोजिशन जो है, इसके जो मेंबर्स हैं उनको डिप्टीज कहते हैं. डिप्टीज जैसे हमारे इधर MP MNAs कहते हैं ना, तो उधर उनको डिप्टीज कहते हैं. और डिप्टीज जो हैं वो इलेक्ट होंगे प्रोविंसेस से, ऑटोनोमस रीजन से, म्यूनसिपैलिटीज से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली डिप्टीज जो हैं दैट विल बी इलेक्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस एज वेल. फौज जो है उनकी, उसमें से भी डिप्टीज जो हैं दे विल बी इलेक्टेड. और ये डिप्टीज जो हैं ये इनके इलेक्शंस जो हैं वो कौन कराएगा? स्टैंडिंग कमेटी इनके इलेक्शंस कराएगी. और नंबर ऑफ डिप्टीज जो हैं वो नेशनल पीपल कांग्रेस में कितने होंगे ये लॉ डिटरमाइन करेगा. जैसे हमारी जो नेशनल असेंबली है, यहाँ पे तादाद आपको पता है कितनी है? यहाँ पर तादाद जो है वो है 342. जी कंपोजिशन आर्टिकल 59. The National People's Congress is composed of deputies elected from the provinces, autonomous regions, municipalities directly under the central government and the special administrative regions, and of deputies elected from the armed forces. All the minority nationalities are entitled to appropriate representation. Election of deputies to the National People's Congress is conducted by the Standing Committee of the National People's Congress. The number of deputies to the National People's Congress and the procedure of their election are prescribed by law. क्लियर हो गया बेटा कि कंपोजिशन क्या है इसकी? जी टर्म इसकी कितनी? 5 years. जी.
The National People's Congress is elected for a term of 5 years. The Standing Committee of the National People's Congress must ensure the completion of election of deputies to the succeeding National People's Congress 2 months prior to the expiration of the term of office of the current National People's Congress. Should extraordinary circumstances prevent such an election, it may be postponed and the term of office of the current National People's Congress extended by the decision of a vote of more than 2/3 of all those on the Standing Committee of the current National People's Congress. The election of deputies to the succeeding National People's Congress must be completed within 1 year after the termination of such extraordinary circumstances. समझ आ गई बेटा कि स्टैंडिंग कमेटी जो है वो इलेक्शन हेल्ड करवाएगी. इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी टू मैनेज इलेक्शंस. और ये कब कराएगी? जब उनकी मुद्दत ख़त्म होगी उससे 2 महीने पहले. फॉर एग्जांपल अगर 28 फरवरी को उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है तो उससे 2 महीने पहले 31 दिसंबर को इलेक्शंस हो जाएंगे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के डिप्टीज के. और अगर मुल्क के अंदर के ऐसे हालात हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो 2/3 जो है स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स जो हैं वो इस बात की तौसीक करेंगे कि मुल्क के अंदर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं इसलिए इलेक्शन नहीं हो सकते. तो जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात ख़त्म होंगे तो उसके ख़त्म होने के 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कराना जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की जिम्मेदारी होगा. समझ आ गई? पहले लॉ क्या कहता है कि मुद्दत के ख़त्म होने से 2 महीने पहले आप इलेक्शन करवाते हैं. लेकिन अगर कोई ऐसे हालात हैं जिसकी वजह से नेशनल पीपल कांग्रेस का जो इलेक्शन है पोस्टपोन किया जा सकता है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं होंगे तो होगा. लेकिन उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात की जो तौसीक है वो 2/3 जो है स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो करेंगे तो फिर वो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन होगा. और इलेक्शन जो है वो जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उसके फिर 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन जो है बेटा दोबारा हो जाएंगे. ठीक है? (61) एनुअल सेशन जो है वो एनुअली कॉल किया जा सकता है, लेकिन 1/5 अगर चाहें तो दे कैन प्रपोज फॉर सेशन. यू अंडरस्टैंड? सेशन का मतलब होता है कि इन्होंने व्हेन दे विल मीटअप प्लान क्या है. तो इनको जो मीटअप प्लान है दैट इज वंस अ ईयर. लेकिन अगर 1/5 ऑफ डिप्टीज कहें कि नहीं इसका इजलास बुलाना चाहिए तो फिर कितनी तादाद होगी? कम से कम 1/5 डिप्टीज जो हैं वो कहेंगे तो फिर सेशन कॉल होगा. 1/5 से कम नहीं. जी बेटा. Article 61 Annual Session. The National People's Congress meets in session once a year and is convened by its standing committee. Convened by its standing committee. A session of the National People's Congress may be convened at any time the Standing Committee deems it necessary or when more than 1/5 of the deputies to the National People's Congress so propose. When the National People's Congress meets, it elects a presidium to conduct its session. समझ आ गया? नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो किसी भी टाइम पर बुला सकती है, लेकिन जो डिप्टीज हैं वो भी कह सकते हैं कि इजलास को बुलाओ. तो लेकिन डिप्टीज की तादाद कितनी होनी चाहिए कि वो इजलास को बुला सकें? 1/5. और जब वो नेशनल पीपल कांग्रेस मिलती हैं तो वो अपना एक प्रेसिडियम जो है, प्रेसिडेंट जो है वो सेशन को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट कर सकते हैं. अब नेशनल पीपल्स की अख्तियारात देखें आप कि इसके पास अख्तियारात कितने हैं. वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, नंबर 1. नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरवाइज कर सकती है. कानून साजी से रिलेटेड, सिविल और क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड कानून उसको चेंज कर सकती है. नंबर 4, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है. प्रीमियर को इलेक्ट करती है जिसमें चेयर, वाइस प्रीमियर्स, काउंसलर्स, मिनिस्टर्स, ऑडिटर जनरल्स. नंबर 6, चेयरमैन इलेक्ट करती है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का. सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट को नॉमिनेट कर इलेक्ट करती है.
नॉमिनेट इलेक्ट करती है। सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसको ये प्रोक्यूरेटोरेट बोलते हैं। उसके प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो ये इलेक्ट करते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नेशनल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को ये मॉनिटर करते हैं, बजट को देखते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज के इनअप्रोप्रिएट डिसीजंस को नल एंड वाइड करते हैं, ऑटोनोमस रीजन्स की इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स की मंजूरी देते हैं, वार एंड पीस को डिसाइड करते हैं, और हर वो फंक्शन जो हाईएस्ट स्टेट पावर हाईएस्ट स्टेट ऑर्गन कर सकता है वो कर सकता है, ये कर सकते हैं। देखें कितने ज़्यादा इसके फंक्शन हैं, तो मुकम्मल इख्तियारात हैं इसके पास कानून साजी के। क्योंकि आप देखेंगे जब आर्म फोर्सेस के भी डिप्टीज जो हैं वो इसके अंदर हैं, तो मतलब जितनी भी पावर है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो फिर वो हर तरह का काम कर सकते हैं। जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट भी इन्होंने नॉमिनेट करना है, प्रीमियर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रीमियर, स्टेट मिनिस्टर्स, काउंसिल्स, बजट पास करना, मतलब इमेंस पावर्स हैं इनके पास। बहरहाल जी पढ़ें जरा सारा एक दफा रीड कर लें ताकि आपको पता चल जाए। To amend the Constitution, to supervise the enforcement of the Constitution, to enact and amend basic laws governing criminal offences, civil affairs, the state organs and other matters, to elect the President and the Vice President of the People's Republic of China, to decide on the choice of the Premier of the State Council upon nomination by the President of the People's Republic of China, and on the choice of the Vice Premiers, State Councillors, Ministers in charge of ministers or commissions, the Auditor General and the Secretary General of the State Council upon nomination by the Premier, to elect the Chairman of the Central Military Commission and upon nomination by the Chairman to decide on the choice of all other members of the Central Military Commission, to elect the President of the Supreme People's Court, to elect the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate, to examine and approve the plan for national economic and social development and the report on its implementation, to examine and approve the state budget and the report on its implementation, to alter or annul inappropriate decisions of the Standing Committee of the National People's Congress, the establishment of provinces, autonomous regions and municipalities directly under the central government, to decide on the establishment of special administrative regions and the systems to be instituted there, to decide on questions of war and peace, and to exercise such other functions and powers as the highest organ of state power should exercise. समझ आ गई बेटा कि जितनी भी है अख्तियारात, इसके अलावा भी उनके पास अख्तियारात हैं। अगर वो फंक्शन एंड पावर्स हैं दो हैं, वो हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ स्टेट पावर कौन सा है? नेशनल पीपल कांग्रेस। ये कुछ तो इन्यूमरेट कर दिए हैं, तो इसके अलावा भी अगर कोई इख्तियार होगा तो वो भी इन्हीं के पास होना। अंडरस्टैंड? इज इट क्लियर? पावर्स क्लियर हैं आपको? सर ये ऑडिटर जनरल जो है ये कौन होता है, इसके क्या इख्तियारात होते हैं? बेटा ये ऑडिटर जनरल जो है ना, ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है। आप गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, गवर्नमेंट के दायरे कोई काम करते हैं तो उसका ऑडिट होता है। आपको ऑडिट का पता क्या होता है? सर वो चेक जो होता है इसने काम ठीक तरह से किया या नहीं किया। मिसाल के तौर पर आपको एक सरकारी गवर्नमेंट ने एक सरकारी बिल्डिंग बनवानी है अपनी किसी डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी ने ही एक नई बिल्डिंग बनानी है। पंजाब यूनिवर्सिटी अखबार में एक टेंडर देगी कि हमने ये बिल्डिंग बनवानी है तो अपनी बिड दे दें आप।
तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं वो अपनी बिड देंगे। तो उसमें गवर्नमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी ये देखेगी कि सबसे कम बिड किसकी है और क्वालिटी वर्क किसका है। तो फिर जिसको सबसे ज़्यादा कम बिड होगी जिसकी और क्वालिटी वर्क होगा उसको वो बिड दे दी जाएगी। उसके बाद वो काम कंपनी जो है वो अपना काम करेगी। काम करने के बाद जो है वो अपने पैसे ले लेगी, लेकिन इन बिटवीन उसको पैसे तब मिलेंगे जब वो ऑडिट जो है वो कंप्लीट करवाएगी, वो कंपनी भी और पंजाब यूनिवर्सिटी भी। ऑडिट का मकसद ये होता है कि वो ये देखते हैं कि क्या ये सारा जो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से इनको टेंडर मिला वो ठीक था। अगर उसको कहीं पर भी कोई पैसों की हेर फेरी नज़र आती है तो वो मैटर या एंटी करप्शन में चला जाता है या नैब में चला जाता है। और फिर वो ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पैसा लगा। अगर ये 100 रुपये का प्रोजेक्ट था तो क्या 100 रुपया गवर्नमेंट ने इशू किया, तो क्या 100 रुपया इसके ऊपर लगा हुआ है? ये 100 रुपया गवर्नमेंट ने इशू किया और इन्होंने 50 रुपया लगाए हैं। तो ऑडिट का काम ये होता है, पहले एक एक्सटर्नल ऑडिट होता है, फिर इंटरनल, पहले इंटरनल ऑडिट होता है फिर एक्सटर्नल ऑडिट होता है। तो ये जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑडिट्स होते हैं तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड है उसको ऑडिटर जनरल बोलते हैं। तो उसको जो अपॉइंट इलेक्ट करता है वो भी नेशनल पीपल कांग्रेस ही है। तो हमारे भी इधर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में भी, ऑडिट एंड अकाउंट। तो बेसिकली ऑडिट का काम ये होता है कि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है कि मैंने 100 रुपया लगाया है तो वो ये इंश्योर करते हैं कि ऑडिट करके कि वाकई इसके ऊपर 100 रुपया लगा हुआ है। अंडरस्टैंड सर? ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के मेंबर्स जो होते हैं सर, सर ये कौन आदमी होते हैं या फिर जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट हुए हुए होते हैं अवाम के नुमाइंदे? हाँ, ये अवाम के नुमाइंदे ही होते हैं, उनको डिप्टीज कहते हैं। सर ये पहले इलेक्ट होते हैं, बाद में ये स्टैंडिंग कमेटी इनको नेशनल पीपल कांग्रेस का मेंबर बनाती है? नहीं, जैसे इधर हमारा इधर बंदे हैं, आप इधर आप एक एमएलए, आपके इलाके में तो बंदा खड़ा, उसको आपने वोट दे दिया, वो एमपी हो गया, एमएलए हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेंबर नेशनल असेंबली बन गया। जी सर। तो इसी तरीके से जो डिप्टीज खड़े होंगे, जो डिप्टी जो कामयाब हो जाएगा इलेक्शन में वो डिप्टी नेशनल पीपल कांग्रेस बन जाएगा। जी सर। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है, ये स्टैंडिंग कमेटी तो एक अलहदा कमेटी है जिसका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल है, और वो समझे कि पूरे हाउस को चलाती है। उसी ने इलेक्शंस कराने होते हैं, उसी ने सारा कुछ मैनेज करना होता है। वो लेकिन वो कुछ सेपरेट नहीं होती, वो नेशनल पीपल कांग्रेस की ही स्टैंडिंग कमेटी होती है। इसकी आप नेशनल पीपल कांग्रेस को अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसकी कंपोजिशन पढ़ लेते हैं पहले। कंपोजिशन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी, आर्टिकल 65 पढ़ेंगे ना, स्टैंडिंग कमेटी आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टैंडिंग कमेटी की कंपोजिशन क्या पढ़ेंगे। The Standing Committee of the National People's Congress is composed of the following: the chairman, the vice chairman, the secretary general, and the members. Minority nationalities are entitled to appropriate representation on the Standing Committee of the National People's Congress. The National People's Congress elects and has the power to recall members of its standing committee. No one on the Standing Committee of the National People's Congress shall hold office in any of the administrative, judicial, or procuratorial organs of the state. समझ आ गया कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और मेंबर्स होते हैं, और ये सारे के सारे डिप्टीज ही होते हैं, और मिनॉरिटीज को भी इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, और नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो इलेक्ट करती है इन मेंबर्स को। समझ आ गई? अब आपको कहेगी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर कौन इलेक्ट करता है, तो नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो स्टैंडिंग कमेटी को इलेक्ट करती है। सर ये भी 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं? हाँ जी, ये भी उतनी देर के लिए इलेक्ट होते हैं जितनी देर के लिए वो इलेक्ट। हम पढ़ लें इसके नीचे 5 साल जितनी नेशनल पीपल कांग्रेस की टर्म नहीं है। सर आपने तो कहा था पहले कि आर्मी इलेक्ट करती है इनको। नहीं, ये जो डिप्टीज होते हैं। नहीं, मैंने बेटा ये नहीं कहा था कि आर्मी इलेक्ट करती है, मैंने ये कहा था कि डिप्टीज आर्म फोर्सेस में से भी इलेक्ट होते हैं। जी सर। दीज आर 2 डिफरेंट सेंटेंसेस। मैंने ये कहा था कि डिप्टीज आर्म फोर्सेस में से भी इलेक्ट होते हैं, जैसे अवाम में से होते हैं ना, आपके इलाके में एमपी एमएनए खड़ा हुआ,
इसी तरीके से आर्म फोर्सेस को भी इजाज़त है उधर कि वो इलेक्शन लड़े और नेशनल पीपल कांग्रेस के अंदर डिप्टी की हैसियत से अपना रोल अदा करे। समझ आ गई? मैंने ये नहीं कहा कि आर्म फोर्सेस सर फिर वो जो फौज की है नुमाइंदगी करेगी ना, जो आर्म फोर्सेस से लेंगे। ऑब्वियसली बस कोई ना कोई उनका होगा, रोल तो होगा ना बीच में। समझ आ गई? जब वो फोर्स में सेलेक्ट होकर जीत करते हैं तो फिर वो फोर्स को रिजाइन कर देते हैं या फोर्स के साथ रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं? फौज को कंटिन्यू करते हैं ना बेटा। ये देखें ना सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आप उसको जरा फोकस करेंगे तो आप पता चलेगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है? स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर, नजर आ रही है। इलेक्टेड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस, डिप्टी इलेक्टेड फ्रॉम आर्म फोर्सेस। डिप्टी इज इलेक्टेड फ्रॉम द आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस में से भी डिप्टी इलेक्ट होता है, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो आर्म फोर्सेस से रिजाइन कर देंगे। वो आर्म फोर्सेस के अंदर भी रहेंगे और डिप्टीज भी रहेंगे। और इसमें रिटायर्ड नहीं लिखा हुआ, डिप्टी इज इलेक्टेड फ्रॉम रिटायर्ड आर्म फोर्सेस जो हाजिर सर्विस होगा उसमें से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी, वो इलेक्शन लड़ेंगे तो नेशनल पीपल कांग्रेस की कंपोजिशन का हिस्सा बन जाएंगे। मतलब एक अच्छा आइडिया है, इट्स नॉट बैड, क्योंकि आर्म फोर्सेस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो जब उस का हिस्सा बन जाती है तो इट्स गुड। क्या ख्याल है? तो रिफ्ट्स नहीं रहते? तो पाकिस्तान में तो नहीं है ना ये? पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन सर ये जो डिप्टीज इलेक्ट होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए, वो जो डिप्टीज हैं, तो वो क्या रूल एंड रेगुलेशन या कंडीशंस हैं? किन बेस पे? बेटा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर तो वोटिंग ही चलती है। अच्छा, वो यानी कि कुछ लोग हैं जो इधर ये रूल कर सकते हैं हासिल, तो वो क्या करेंगे कि वो खड़े हो जाएंगे तो उनको इलेक्ट करेगी वो मेंबर्स जो हाँ, जो मतलब सिलेक्ट वो होते हैं, जब जो सबसे पहले डिप्टीज इलेक्ट हो गए। जी जी डिप्टीज इलेक्ट हो गए। जी सर। डिप्टी इलेक्ट हो गए सारे। जी सर। अब डिप्टीज में से स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और मेंबर्स इलेक्ट करने नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने में से खड़े हो जाएंगे कि हम जो है वो चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो जो हाउस जिसको ज्यादा मेजोरिटी वोट मिलेगा वो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और मेंबर हो जाएगा। इलेक्शन विद इन हाउस हो जाएगा, वोटिंग विद इन हाउस हो जाएगी। जिस तरह हमारे इधर स्पीकर कैसे होता है इलेक्ट नेशनल असेंबली में, चेयरमैन सेनेट कैसे इलेक्ट होता है, बीच में से इलेक्ट होता है कि बाहर से आता है? बीच में से ही होता है सर, अंदर से ही होता है। तो इनका भी ये जो, और कई उम्मीदवार होते हैं, सेनेट का मेंबर होता है वो। हाँ, कई उम्मीदवार होते हैं ना। तो सर ये आर्म फोर्स में से कौन से ऐसे ऑफिसर होते हैं, कौन से रैंक के, जो ये डिप्टी के लिए इलेक्ट होते हैं? बेटा हाईएस्ट रैंक के ही होंगे, जो ऑफिसर्स रैंक जो है उनका उसी में से होंगे। सही है सर उनको भी इलेक्शन तो फाइट करना ही पड़ेगा ना, खड़ा तो होना पड़ेगा ना। लिखा हुआ वर्ड इलेक्ट का ही लिखा हुआ है ना। ये जहां जहां आपने पढ़ा है, जितना भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी आप देख रहे हैं, आप जरा इसको ध्यान से भी पढ़िएगा बाद में, तो आप देखेंगे हर जगह पर वर्ड इलेक्ट ही आ रहा है, सिलेक्ट कहीं पे नहीं आया, इलेक्ट ही आया है। और इलेक्ट का क्या मतलब होता है कि आप एक डेमोक्रेटिक वे से आए। इलेक्ट का क्या मतलब है कि आप एक डेमोक्रेटिक वे से आए। समझ आ गई है? यस सर। चलो वेरी गुड। अब कौन सा पढ़ना है हमने?
63 पावर ऑफ रिकॉल। नेशनल पीपल कांग्रेस जो है वो किस किस को रिमूव कर सकती है, जिसको पॉइंट करती है उन सबको ही रिमूव कर सकती है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसलर्स, ऑडिटर जनरल, सेक्रेटरी जनरल, चेयरमैन मिलिट्री कमीशन, प्रेसिडेंट। जी बेटा पढ़े। इन सबको जिन जिन को वो उन्होंने इलेक्ट किया उन सबको ये रिमूव भी कर सकती है। जी। The President and Vice President of the People's Republic of China, the Premier, Vice Premier, State Councillors, Ministers in charge of ministers or commissions, the Auditor General and the Secretary General of the State Council, the Chairman of the Central Military Commission and other members of the Commission, the President of the Supreme People's Court and the Procurator General of the Supreme People's Procuratorate. मतलब वो लोग जिनको ये नॉमिनेट किया उन सब को ये, जिनको नॉमिनेट कह रहा हूँ, जिनको उन्होंने इलेक्ट किया उन सब को ये रिमूव भी कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जी। Amendments to the Constitution are to be proposed by the Standing Committee of the National People's Congress or by more than one-fifth of deputies of the National People's Congress and adopted by a vote of more than 2/3 of all the deputies to the Congress. Laws and resolutions are to be adopted by a majority vote of all deputies to the National People's Congress. जी, क्या कह रहा है 64 में? अमेंडमेंट कैसे हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में? कितनी मेजॉरिटी चाहिए? मोर देन 1/5 सर। नहीं, मेजॉरिटी कितनी चाहिए अडॉप्ट करने के लिए? कोई चेंज अडॉप्ट करने के लिए कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 2/3। और प्रपोजल के लिए? प्रपोजल के लिए सर 1/5 चाहिए। और हाउ विल यू डिफाइन प्रपोजल? सॉरी सर, हाउ विल यू सर डिफाइन इजलास प्रपोजल? बुलवाने के लिए। नहीं, इजलास को नहीं बुला। हाउ विल यू डिफाइन प्रपोज किया? सर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के लिए वो जो एप्लीकेशन देंगे तो उसके लिए वो तभी काबिल कबूल होगी जब उनके पास मेजोरिटी 1/5 जो वहाँ पे अगर उनका साथ देंगे तो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स। आप एक होता है प्रपोज करना और एक होता है अडॉप्ट करना। तो अगर आपने सिर्फ प्रपोज करना है तो यू नीड 1/5 मेजोरिटी के 1/5 लोग आपके साथ हों, पूरे 1/5 ऑफ द डिप्टीज आपके साथ हों जो आप कहें ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। वो आपने प्रपोजल दिया, एक मशवरा दिया, लेकिन उसको अगर अडॉप्ट करना है तो फिर मतलब उस अडॉप्ट करने के लिए यू नीड 2/3 of majority. You understand the difference between proposal and adoption? Yes sir. Proposal is related with your suggestion. Okay, this is my suggestion, but your suggestion will not be considered if you do not have more than 1/5 of the deputies of the National People's Congress, and it will be adopted by vote only if you have more than 2/3 of all the deputies to the Congress are with you. ठीक है? और जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं, लॉज हैं, they all are adopted by majority vote. ठीक है डियर, समझ आ गई सबको? डियर स्टूडेंट्स, समझ आ गई आप सबको? यस सर। चलो, गॉड ब्लेस यू। कोई क्वेश्चन है तो करें। 65 तक हमने पढ़ा, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कोई बात है तो करें। यूनिवर्सिटी कब बंद करानी थी इन्होंने, कब ऑफ करनी थी? 24 को जो ऐलान हुआ था कि 26 को? सर 24 लास्ट डे होगा ना, 25 से फिर आगे। हाँ 25 से आगे। जी बेटा क्या कह रहे हो? सर आपने एक्सटर्नल ऑडिट की बात की और ऑडिट की बात की, तो क्या डिफरेंस है सर इनमें? हाँ, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है? इंटरनल ऑडिट ये होता है कि समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना उनके अंदर भी अकाउंट ब्रांच होती है, उसी के अंदर ऑडिट हो जाता है। इंटरनल हर डिपार्टमेंट्स के अंदर अकाउंट ऑफिस भी होता है। कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ना अपना अकाउंट ऑफिस होता है,
और वो इंटरनल ऑडिट करते हैं और फिर बाहर से एक्सटर्नल ऑडिट भी कराते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से डिपार्टमेंट होता है, अगर ज़रूरत पड़े तो। सर जो इंटरनल ऑडिट होता है गवर्नमेंट उसको कबूल कर लेती है? अगर गवर्नमेंट कबूल कर भी सकती है क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है ना इंटरनल ऑडिट। अगर कोई डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है और वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के का ही अकाउंट ऑफिस है और उसी का वो ऑडिट जो है ऑडिटर जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही है ना, तो गवर्नमेंट इसको कबूल कर लेती है इंटरनल ऑडिट को। लेकिन कहीं अगर जहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो एक्सटर्नल ऑडिट भी हो जाता है। बस ऑडिट का मतलब ये होता है कि टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फंड्स। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? सर ये इमरान खान को फिर सिलेक्टेड क्यों कंसीडर किया जा रहा है? क्या वो इलेक्टेड बाय डेमोक्रेटिक वे से वो इलेक्ट नहीं हुआ? वो इलेक्ट ही हुआ है नाम का, तो फिर इसको सिलेक्टेड क्यों कंसीडर कर? इलेक्टेड कौन कंसीडर कर रहा है इसको? ये जो पीडीएम के जो होते वो तो कहते हैं कि आर्मी से लेके आई है ना, इसीलिए कहते हैं इलेक्टेड सिलेक्टेड सब। सर जनवरी में तलीमी इदारे क्या? सर जनवरी में तलीमी इदारे ओपन हो जाएंगे या फरवरी में? ये तो बेटा कैसे पता चल सकता है, तो हालात ही बताएंगे। उम्मीद तो है हो जाएगी। उम्मीद तो है हो जाएंगे। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग किया इसने कोरोना ने तो फिर मुश्किल भी है ना हो। आपका क्या ख्याल है? सर वैसे ये गर्मियों में कम हो गया था, लेकिन जब एक से दम सर्दियां आई हैं फिर ये दोबारा उसके केसेस ज्यादा देखे गए बाहर के ममालिक में। तो मेरा ख्याल है अगर गर्मियां आई तो कम हो जाए, फिर भी हो सकता है अगर सर्दियों में दोबारा ऐसे एक से दम हो जाए। बस अल्लाह ताला अपनी मान में रखे सब कुछ। सर अटेंडेंस नहीं हुई अभी तक। ले लो आप, ले लो बेटा। रोल नंबर 1 2 3 5 प्रेजेंट 8 9 10 प्रेजेंट 11 12 13 प्रेजेंट 17 19 प्रेजेंट 20 21 23 24 26 27 प्रेजेंट 28 29 प्रेजेंट 30 प्रेजेंट 31 प्रेजेंट 32 प्रेजेंट 33 प्रेजेंट 34 35 37 38 39 प्रेजेंट 41 40 प्रेजेंट 41 42 43 प्रेजेंट 44 प्रेजेंट 45 प्रेजेंट 46 47
48, 47 present. 48, 48 present. 49, Present. Present. 49 present. 51, Present. 52, 53, 54, 56, 56 present. 57, 58, 59 प्रेजेंट सर। हो गई है 10। चलो ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल। हैं, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।